आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज अ सेफ, साइंटिफिक एंड कॉस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट. Its main aim is to keep pest numbers below the level where they cause economic damage. Safe, scientific and cost effective method. मतलब इसमें कॉस्ट काफी कम लगती है, सेफ है, साइंटिफिक है. मेन एम है इसका कीप पेस्ट नंबर बिलो द लेवल वेयर दे कॉज इकोनॉमिक डैमेज. तो यहाँ पर पूरी तरीके से पेस्ट को खत्म नहीं किया जाता है, मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको उस नंबर से नीचे रखा जाएगा जिसे हम इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहते हैं. इकोनॉमिक इंजरी लेवल आगे हम देखेंगे. इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ओनली ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड पर डिपेंड नहीं करते हैं. आईपीएम यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड. आईपीएम में हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन, जो मेथड्स हैं उनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल. मतलब सारे कंट्रोल जो हम अलग अलग पढ़ते हैं कि कल्चरल कंट्रोल कैसे किया जाए पेस्ट का, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, तो ये सारे कंट्रोल्स को हम एक साथ लाते हैं और उनको टाइम टू टाइम उसको अप्लाई किया जाता है. These methods are selected by understanding the life cycle of pest, their behavior and their interaction with the environment. तो इस मेथड को समझने से पहले हम क्या करेंगे कि पेस्ट की लाइफ साइकिल देखेंगे, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका इंटरेक्शन कैसा है क्रॉप के साथ, एनवायरनमेंट के साथ. उन सब की स्टडी करने के बाद ही हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं. This approach help protect crop, beneficial organism, human health and the environment. तो डेफिनेशन इसकी FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसने 1967 में दी इसकी डेफिनेशन. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज अ सिस्टम व्हिच कंसीडरिंग द एसोसिएटेड environmental and population dynamic of pest species, utilize all suitable control techniques and methods in the compatible manner to maintain pest population below the level that cause economic injury level. तो इन्होंने डेफिनेशन दी कि हमें सारी जितनी हमारे पास कंट्रोल्स हैं उनको एक सही तरीके से हम यूज करके पेस्ट को इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक ना पहुंचने दें. फिर डेफिनेशन लुकमान एंड मेटकैफ ने दी है 1994 में. ये कभी आपके क्वेश्चंस में डेफिनेशन किसने दी है ये पूछ लिया जाता है. तो इन्होंने इसमें इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में दिया था. तो किसने ये वर्ड यूज किए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है आपका डेफिनेशन में. तो ये है लुकमान एंड मेटकैफ ने. फिर हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की. 1952 में माइकल बैचर एंड बेकॉन ने सबसे पहले इंटीग्रेटेड कंट्रोल वर्ड यूज किया. फिर 1959 में इंटीग्रेटेड कंट्रोल को डिफाइन किया गया. 1966 में गेयर ने, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में पूछा जाता है. गेयर ने सबसे पहले पेस्ट मैनेजमेंट वर्ड यूज किया है. 1967 में ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिया गया FAO के पैनल की तरफ से पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर. फिर 1972 में काउंसिल ऑन एनवायरमेंटल क्वालिटी CEO ने फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टर्म को. 1988 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ NCIBM का, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फरीदाबाद में, दिल्ली के पास है ये. 1990 में फॉर्मेशन हुआ IPM वर्किंग ग्रुप का. 1977 में स्मिथ एंड एडिक्सन ने वर्ल्ड फूड प्राइज रिसीव किया. फिर हम बात करेंगे कि पेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, नीड फॉर पेस्ट मैनेजमेंट. देखिए, कंटिन्यूअस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन पेस्ट, रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड सिंथेटिक पायरिथ्रॉइड इन हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा. कंटिन्यूअसली अगर आप कोई इंसेक्टिसाइड यूज करते रहते हैं तो कुछ समय बाद जो पेस्ट होता है वो उसका रेजिस्टेंट हो जाता है इस चीज को. वैसे ही जो हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट और पाइथ्रोइड के को रेजिस्टेंट हो जाता है उसके. तो क्या होता है कि कंटिन्यूअसली अगर आप केमिकल ही यूज करेंगे तो जो पेस्ट है वो उसका रेजिस्टेंट हो जाएगा. फिर क्या होगा, सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक होगा अकर व्हेन नेचुरल एनिमी आर डिस्ट्रॉय. जब इसका नेचुरल एनिमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब जब हमने आर्मीजेरा को, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया इंसेक्टिसाइड यूज करके, तो जो दूसरा पेस्ट है व्हाइट फ्लाइज, वो बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाएगा क्योंकि उसको खाने वाला कोई नहीं है. रिसर्जेंस ऑफ टारगेट पेस्ट इज ऑब्जर्व. फिर रिसर्जेंस होगा, मतलब जो टारगेट पेस्ट था, जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा था, वो फिर इस तरीके से आउटब्रेक होगा उसका, मतलब वो फिर से रिसर्जेंस होगा, पूरे नंबर में वो वापस आ जाएगा. such as the increase in rice brown
plant hopper following the application of certain organophosphate insecticide. केमिकल कंट्रोल है वो कोई एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से केमिकल आप कितना भी यूज करेंगे उसकी वजह से जो पेस्ट है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंडरी उसका पेस्ट है जिसको वो खाता है, जो उसका नेचुरल एनिमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो दूसरा पेस्ट है वो और ज्यादा संख्या में उसका आउटब्रेक और ज्यादा होगा, और उसके बाद क्या होगा कि जो आपका टारगेटेड पेस्ट था वो रिसर्जेंस होगा, मतलब उसकी क्वांटिटी उसका नंबर फिर से उतना ही हो जाएगा जितना वो पहले था। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन रिजल्ट इन हायर कॉस्ट एंड रिड्यूस प्रॉफिट। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम पेस्टिसाइड यूज करते रहेंगे तो जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती रहेगी और प्रॉफिट कम होता रहेगा। एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज कॉजेज एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, ठीक है, इसकी वजह से एनवायरमेंटल कंटामिनेशन होगा। डिटेरियोरेशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर क्वालिटी। नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म and beneficial natural enemies are killed, disturbing ecological balance. Health hazards to human and animals arise due to the pesticide exposure and residue. तो इसकी वजह से, ये सारी चीजों की वजह से हमें पेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों हुई? ड्यूरिंग द 1950s वाइड स्प्रेड पेस्ट रेजिस्टेंस टू डीडीटी एंड अदर पेस्टिसाइड वाज रिपोर्टेड। तो ये देखा गया 1950s में कि डीडीटी और जो दूसरे पेस्टिसाइड है उसके अगेंस्ट जो पेस्ट है, ज्यादातर पेस्ट जो है वो उसके रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्हें डीडीटी से और जो दूसरे पेस्ट थे। इन 1960s इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस रिवील्ड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड पॉल्यूशन ऑन एयर, वाटर, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। 1960s में इसके बहुत सारे और जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, वो सब पता चलने लगा। द पब्लिकेशन ऑफ साइलेंट स्प्रिंग 1962 by Rachel Carson highlighted the dangers of indiscriminate pesticide use. तो साइलेंट स्प्रिंग में इसके बारे में छपा। पब्लिक कंसर्न एंड प्रेशर लेड टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड बैन्स ऑन सेवरल पेस्टिसाइड इंक्लूडिंग डीडीटी इन मेनी कंट्रीज। फिर पब्लिक कंसर्न की वजह से डीडीटी पे बैन लग गया बहुत सारी कंट्रीज में। दीज डेवलपमेंट एम्फसाइज द नीड फॉर सेफर, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल पेस्ट कंट्रोल अप्रोचेस। तो फिर उसके बाद हमने सेफर, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल पेस्ट कंट्रोल को अप्रोच किया, जो आपका क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, कि उसके क्या स्ट्रेटजीज हैं और क्या प्रिंसिपल्स हैं पेस्ट मैनेजमेंट के। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट कंबाइंड इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल, मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड to keep pest population below the economic injury level in an environmentally safe and economically viable manner. तो जनरली क्या है कि हमको पेस्ट को पूरा खत्म नहीं करना है, हमने पेस्ट को उसके इकोनॉमिक इंजरी लेवल से नीचे रखना है। तो उसकी पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए कि वो इंजरी लेवल को ना छू सके। तो इसके लिए आपको बायोलॉजिकल, कल्चरल, इकोलॉजिकल, मैकेनिकल सारे जितने मेथड्स हैं उनको सही समय पर अप्लाई करके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुरू करना चाहिए। तो इसके प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट है कि हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा पेस्ट एंड नेचुरल एनिमीज का। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड नेचुरल एनिमीज, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट एंड देयर नेचुरल एनिमीज इज एसेंशियल फॉर सेलेक्टिंग सुटेबल कंट्रोल मेजर। तो हमने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है इंसेक्ट्स, पेस्ट का, उसके नेचुरल एनिमीज का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है, और फिर उसके बाद देखना है कि उसमें कौन सा कंट्रोल मेजर यूज किया जाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल है रेगुलर मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। हमें पेस्ट का रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हेल्प इन एसेसिंग पेस्ट इंसिडेंट्स, फोरकास्टिंग आउटब्रेक एंड मेकिंग टाइमली मैनेजमेंट डिसीजन। तो इससे क्या होगा, रेगुलर मॉनिटरिंग और सर्विलेंस से, कि हमें पता होगा कि पेस्ट का आउटब्रेक कब होता है, मतलब किस टाइम पे वो ब्रीड करते हैं। तो उससे हमें उसके मैनेजमेंट डिसीजन, मतलब जो हमने मैनेजमेंट करना है, हमें किस समय मैनेजमेंट करना है, इसमें फायदा होगा। थर्ड है नॉलेज ऑफ पेस्ट बायोलॉजी। हमें पेस्ट बायोलॉजी, उसकी लाइफ साइकिल, उसका बिहेवियर, वनरेबल स्टेज, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम टाइम टू टाइम कंट्रोल मेजर शुरू कर सकें। फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग द एग्रो इकोसिस्टम। हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका इंटरेक्शन, जो पेस्ट का इंटरेक्शन है क्रॉप के साथ, पेस्ट का नेचुरल एनिमीज के साथ, इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ, ये सब कुछ पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसे सर्विलेंस में लेना पड़ेगा, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी इस चीज की, जिससे हम सुटेबल पेस्ट मैनेजमेंट शुरू कर सकें।
फिफ्थ है यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो हमें क्या यूज करना है, ईटीएल पर हमें ज्यादा फोकस करना है कि थ्रेशोल्ड लेवल से जैसे ही थ्रेशोल्ड लेवल आए तो हमें उसे वहीं पर कंट्रोल मेजर शुरू करने चाहिए जिससे वो ईआईएल मतलब इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक ना पहुंच पाए। पेस्ट पॉपुलेशन डायनेमिक्स आर असेस्ड यूजिंग ईटीएल टू अवॉइड अननेसेसरी पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। फिर सिक्स्थ है एम्फेसाइज ऑन प्रिवेंटिंग मेजर। Cultural and preventing practices are adopted to suppress pest buildup at an early stages। तो अगर हम प्रिवेंटिंग मेजर ले लें मतलब पहले से ही कल्चरल और प्रिवेंटिंग प्रैक्टिसेस शुरू कर दें तो हम पेस्ट के बिल्डअप होने में मतलब अर्ली स्टेज पे ही हम उसको डेवलप ही नहीं होने देंगे, पहले ही उसको अर्ली स्टेज पर ही रोका जा सकता है। सेवेंथ है इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रोल मेथड। डिफरेंट कंट्रोल मेथड कल्चरल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल आर इंटीग्रेटेड इन अ कंपैटिबल मैनर। तो हमने सारे जितने मेथड है हमारे पास, जितने कंट्रोल मेजर्स हैं, मेथड्स हैं, उन सबको टाइम टू टाइम मतलब किस समय क्या यूज करना है ये कंपैटिबल मैनर में यूज करना पड़ेगा। एर्थ है आपका जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल्स। जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं उनको तभी यूज किया जाए जब मिनिमम रिस्क हो और नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म पे उसे यूज ना किया जाए। Economic and environmental consideration, IPM ensure economic feasibility, environmental safety and protection of consumer health। तो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन भी इसमें देखा जाए। एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड फार्मर्स पार्टिसिपेशन, फार्मर को एजुकेशन दी जाए, उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए, ये सारी एक्टिविटीज में इनकी ट्रेनिंग दी जाए और IPM इम्प्लीमेंट करने के बारे में उन्हें बताया जाए। अब है कि प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव अप्रोच इन आईपीएम। तो आईपीएम भी बिल्कुल वैसा ही है। इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी इज कंपैरेबल टू ह्यूमन मेडिसिन एंड इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग एंड क्यूरेटिव प्रैक्टिसेस। तो आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी ह्यूमन को मेडिसिन पे रखते हैं, मतलब ह्यूमन की हेल्थ को देखते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसी तरीके से पेस्ट को भी देखा जाता है। तो उसमें दो मेथड होते हैं, प्रिवेंटिंग एंड क्यूरेटिव। तो प्रिवेंटिव मेथड क्या है कि जो रूटीनली उसे अप्लाई किया जाता है जब पेस्ट पॉपुलेशन लो होती है और उसे बिल्ट अप होने में मतलब उसको बहुत ज्यादा उनकी संख्या को इंक्रीज करने में उसे प्रिवेंट किया जा सके। इसमें क्या है, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज। नेचुरल एनिमीज को कंजर्व किया जाए। कोई भी पेस्ट होता है उसका एक नेचुरल एनिमी होता है, तो उस नेचुरल एनिमी को अगर आप कंजर्व करके रखेंगे तो पेस्ट का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, मतलब उनका आउटब्रेक बहुत ज्यादा नहीं होगा। यूज ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट, जो होस्ट प्लांट है उसको रजिस्ट किया जाए। एडॉप्शन ऑफ कल्चरल कंट्रोल प्रैक्टिसेस, सबसे पहले हमें कल्चरल कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर ध्यान देना चाहिए। फिर है लीगल कंट्रोल सच एज प्लांट क्वारंटाइन एंड रेगुलेटरी मेजर, और उसके बाद कल्चरल कंट्रोल के बाद हमें रेगुलेटरी या लीगल मेथड जो है उन पर फोकस करना चाहिए, ना कि फिजिकल, मैकेनिकल और आपका बायोलॉजिकल मेथड ये आता है क्यूरेटिव मेथड में। ओनली व्हेन पेस्ट पॉपुलेशन रीच द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, तो जैसे ही वो थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचती है उसकी संख्या, पहले तो हमें उसे थ्रेशोल्ड लेवल पर ही नहीं पहुंचने देना है, तो वहां पर अगर पहुंच जाती है तो उसके बाद उसे इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक नहीं जाने देना है, उससे पहले ही हमें उसे फिजिकल और मैकेनिकल कंट्रोल मेथड से सॉल्व करना है, या उसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स यूज करने हैं, या फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज करके फिर हम वो सारी चीजें करेंगे जो जनरली की जाती हैं। लेकिन उससे पहले हमें उसे कल्चरल मेथड से, लीगल कंट्रोल से, उसके नेचुरल एनिमी को कंजर्व करके इस तरीके से उसको प्रिवेंटिंग मेथड के थ्रू ही कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, इज द पेस्ट पॉपुलेशन लेवल एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी इनिशिएटेड टू प्रिवेंट द पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है कि जहां पर पेस्ट अब जो आपकी क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, ठीक है, लेकिन उससे नीचे जब जहां पर हम उसे सिर्फ कल्चरल मेथड के थ्रू ही उसे रोक सकते हैं, तो उस लेवल को कहते हैं हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ETL इज ऑलवेज लोअर देन EIL, तो ETL हमेशा कम होना चाहिए EIL से, इकोनॉमिक इंजरी लेवल है EIL, एंड सर्व एज अ वार्निंग लेवल दैट इंडिकेट द नीड फॉर टाइमली इंटरवेंशन टू अवॉइड इकोनॉमिक लॉस। तो अगर हमें ETL के बारे में पता चल जाए, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हमें पता चले, तो हम जो इकोनॉमिक लॉस है उससे बचा सकते हैं अपनी फसल को।
इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है? द इकोनॉमिक इंजरी लेवल इज द लोएस्ट पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच द इकोनॉमिक लॉस कॉज बाय द पेस्ट इक्वल द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मेजर। कंट्रोल मेजर की कॉस्ट और जो आपका इकोनॉमिक लॉस है वो लगभग बराबर रहेगा, मतलब वहां तक आप उसको संभाल सकते हैं, मतलब आप अपनी क्रॉप को यहां तक संभाल सकते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक इंजरी लेवल वो क्रॉस करता है उसके बाद आपकी जो इकोनॉमिक लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्रॉप जो है वो खत्म हो जाती है। बियॉन्ड दिस लेवल पेस्ट डैमेज रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस टू द फार्मर। इस लेवल के बाद फार्मर की जो फसल है वो लॉस होनी, उसमें फाइनेंशियल लॉस शुरू हो जाता है। इट रिप्रेजेंट द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द कॉस्ट ऑफ डैमेज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड पेस्ट मैनेजमेंट बिकम इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। और यहां तक हम पेस्ट मैनेजमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इकोनॉमिक इंजरी लेवल को जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो उसके बाद आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेजेस इन क्रॉप प्रोटेक्शन लीडिंग टू इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए, मतलब क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए उसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट है सब्सिस्टेंस फेज। इसमें क्या है, पेस्ट कंट्रोल डिपेंड इंटायरली ऑन नेचुरल कंट्रोल फैक्टर। तो सब्सिस्टेंस फेज वो है जहां पर जो क्रॉप है, मतलब जो पेस्ट है, उसको आप नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। नो यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस आर फॉलोड। यहां तक आपको कोई जरूरत नहीं है, जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग चलती है उसी प्रैक्टिसेस को आपको फॉलो करना है। सेकंड है एक्सप्लॉयटेशन फेज। अब देखिए एक एक करके स्टेजेस आ रही हैं, फेजेस आ रही हैं क्रॉप की, जहां पर लास्ट में हम उस फेज में पहुंचेंगे जहां पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपको करना ही है। सेकंड है एक्सप्लॉयटेशन फेज, इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड अलोंग विद हाई यील्ड क्रॉप वेराइटी। फिर जैसे वो एक्सप्लॉयटेशन फेज आई तो हमें केमिकल प्रैक्टिसेस शुरू करनी पड़ेगी, हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी केमिकल प्रैक्टिसेस, और उसके साथ जो हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज है, क्रॉप वेराइटीज को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जो हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज हैं उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लीड्स टू हायर क्रॉप यील्ड एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स इनिशियली। थर्ड फेज है क्राइसिस फेज। इसमें क्या है, एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से पेस्ट रिसर्जेंस होता है, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाता है, सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक हो जाता है। और इसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज वाइल इफेक्टिवनेस ऑफ पेस्टिसाइड डिक्लाइन। यहाँ पर क्या है कि पेस्टिसाइड का इफेक्टिवनेस जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, मतलब जो आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है उसका। और जो उसका कॉस्ट का प्रोडक्शन है, मतलब जो उसकी कॉस्ट लग रही है वो पेस्टिसाइड यूज करने में, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये है क्राइसिस फेज। इसके बाद आता है डिजास्टर फेज। डिजास्टर फेज में क्या है कि हैवी पेस्टिसाइड डिपेंडेंस कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज हो गया है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, पेस्टिसाइड रेजिड्यू इन सॉइल एंड क्रॉप्स एंड लॉस ऑफ नेचुरल एनिमीज। तो पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज जो है वो सॉइल में, क्रॉप्स में प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल एनिमी है वो भी खत्म होने लग गया है उसका। प्रॉफिट डिक्लाइन शार्पली। अब प्रॉफिट बहुत तेजी से नीचे को गिरता है, लीडिंग टू कोलैप्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल सिस्टम। अब लास्ट है इसका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जब ये सारी फेजेस हो जाती है, मतलब लास्ट फेज के बाद फिर आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। कंबाइंस इको फ्रेंडली बायोलॉजिकल, कल्चरल, मैकेनिकल एंड लिमिटेड chemical method, focus on optimizing pest control, not maximizing pesticide use, ensuring sustainability and environmental safety। तो जो integrated pest management है उसमें हम इको फ्रेंडली मेथड को यूज करते हैं, बायोलॉजिकल, कल्चरल, मैकेनिकल और लिमिटेड केमिकल मेथड को यूज किया जाता है। और ये जो मेथड है ये इन्वायरमेंटल सेफ भी होता है। फिर आता है प्रोसीजर या स्टेप्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ये पता चल गया है कि कहां पर जब क्रॉप किस स्टेज में आ जाए जिसके बाद हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यूज करना है, और अब उसकी प्रोसीजर क्या है, मतलब किस तरीके से क्या स्टेप्स हैं उसके। सबसे पहले आता है प्रिवेंशन, यूज सैनिटेशन, क्रॉप रोटेशन, रेजिस्टेंट वेराइटी एंड कल्चरल प्रैक्टिस टू प्रिवेंट पेस्ट स्टेब्लिशमेंट। तो सबसे पहले प्रिवेंशन की जाती है, सैनिटेशन किया जाता है, क्रॉप रोटेशन करवाई जाती है, रेजिस्टेंट वैरायटी यूज की जाती है, और कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं जो पेस्ट को प्रिवेंट कर सकती हैं उन सबको यूज किया जाता है। सेकंड स्टेप है इसका मॉनिटरिंग एंड एक्सपर्ट एडवाइस। तो रेगुलर पेस्ट की मॉनिटर किया जाता है, उसके नेचुरल एनिमी की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाता है थ्रू फील्ड स्काउटिंग एंड ट्रैप्स एंड सीक एक्सपर्ट गाइडेंस, और एक्सपर्ट गाइडेंस लिया जाता है।
थर्ड स्टेप है इसका डिसीजन मेकिंग थ्रेशोल्ड लेवल। अब हमें थ्रेशोल्ड लेवल इसका पता करना है। टेक कंट्रोल डिसीजन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, नॉट ऑन मेयर प्रेजेंस ऑफ पेस्ट। पेस्ट का इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल देखा जाता है और तब उसका कंट्रोल, मतलब उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उसका डिसीजन लिया जाएगा। फोर्थ है प्रेफरेंस फॉर नॉन केमिकल मेथड। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है कल्चरल, मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को। तो हमें जो केमिकल यूज है वो बिल्कुल लास्ट में करना है, तो पहले और सारे जितने मेथड हैं उन्हें यूज किया जाएगा। स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर, चूज पेस्ट स्पेसिफिक मेथड। तो जो पेस्ट स्पेसिफिक मेथड है, हर पेस्ट का एक अलग अलग मेथड है जिसमें से मिनिमम हार्म हो और नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट को क्या हो, बहुत कम हार्म हो, ऐसे पेस्ट स्पेसिफिक मेथड को चूज किया जाता है। एप्लीकेशन एट नेसेसरी लेवल, और इसको अप्लाई किया जाता है इस कंट्रोल मेजर को जब रिक्वायर्ड होगा, करेक्ट टाइमिंग एंड रिड्यूस डोजेस के साथ, मतलब उसकी टाइमिंग आपको करेक्ट रखनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है अवॉइडेंस ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट। तो आपको कंट्रोल टैक्टिक्स जो है उन्हें रोटेट करते रहना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल टैक्टिक्स और केमिकल्स को आपको रोटेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो आपका पेस्ट है वो रेजिस्टेंट ना हो जाए, मतलब जो चीज यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंट ना हो जाए वो। लास्ट स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन एंड असेसमेंट। तो जो इसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपको रखना है, कैसे आपने कंट्रोल किया है, इफेक्टिवनेस क्या है, और उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसे कैसे इंप्रूव करेंगे। जब फ्यूचर में पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो इस स्ट्रैटेजी को और कैसे इंप्रूव करने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। तो इसके सारे स्टेप हैं कि जब आपको पता चल जाए कि आपकी क्रॉप जो है उसमें अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यूज करना है, उसके सारे फेजेस बताए हैं, उसके बाद उसके प्रोसीजर को हमें इस तरीके से फॉलो करना है। फिर हम कौन कौन से टूल्स या कंपोनेंट होते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जो उसे यूज करते हैं। पहला है आपका कल्चरल मेथड। ये क्या है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, मतलब वही प्रैक्टिसेस जो बहुत पहले से चली आ रही हैं। दीज प्रैक्टिसेस रिड्यूस पेस्ट एस्टेब्लिशमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन बाय मॉडिफाई द क्रॉप एनवायरनमेंट। इसमें क्या आता है, टिलेज ऑपरेशन, क्रॉप रोटेशन, ट्रैप क्रॉपिंग, फील्ड सैनिटेशन, टाइम ऑफ सोइंग उसको चेंज करते हुए, यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी एंड अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस। इसको हम आगे वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड मैकेनिकल मेथड है। मैकेनिकल मेथड में आप फिजिकली पेस्ट को रिमूव करते हैं, जैसे हैंड कलेक्शन करते हैं, हैंड नेट लेते हैं, मैकेनिकल बैरियर लगाते हैं, ट्रैप यूज करते हैं या ट्रैपिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, सक्शन डिवाइसेस यूज करके पेस्ट को मैकेनिकली वहां से रिमूव करते हैं। थर्ड है आपका फिजिकल मेथड। दीज मेथड कंट्रोल पेस्ट बाय अल्टरनेटिंग फिजिकल फैक्टर, मतलब यहाँ पर फिजिकल फैक्टर को हमें यूज करके जो पेस्ट है उसको कंट्रोल करना है। जैसे टेम्परेचर को हम कोल्ड और हीट ट्रीटमेंट देंगे, ह्यूमिडिटी में मैनिपुलेशन करेंगे, यूज ऑफ एनर्जी सोर्सेज, लाइट ट्रैप, इरिटेशन, साउंड, लाइट रेगुलेशन, इन सबको यूज करके पेस्ट को फिजिकली कंट्रोल किया जाएगा। फिर आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। इसमें हम उसका नेचुरल एनिमीज को कंजर्व करेंगे, प्रीडेटर्स या पैरासिटॉइड्स को, रेयरिंग एंड रिलीजिंग द पैरासाइट, यूज ऑफ माइक्रोबियल पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरसेस, इनके सारे पैथोजेंस ढूंढकर उसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा। फिफ्थ है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट मेथड। इसमें एंटीजीनोसिस, एंटीबायोसिस, टॉलरेंस, इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आता है। फिर आता है बिहेवियरल मेथड, जिसमें हम फिरोमोन्स को यूज करते हैं, एली केमिकल्स यूज करते हैं। जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल मेथड में हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स यूज करते हैं। रिलीज ऑफ जेनेटिकली इनकम्पेटेबल या स्टेराइल पेस्ट यूज किए जाते हैं। वाइड हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा, सोमा क्लोनल वेरिएबिलिटी करी जाएगी। रेगुलेटरी और लीगल कंट्रोल में प्लांट और एनिमल को क्वारंटाइन किया जाएगा, इरेडिकेशन और सप्रेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे। फिर लास्ट में हम यूज करते हैं केमिकल कंट्रोल, जिसमें नेचुरल इंसेक्टिसाइड यूज किया जाएगा, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड, अट्रैक्टेंट्स, रेपेलेंट्स, इंसेक्ट ग्रोथ इनहिबिटर और कीमोस्टाइरेंट्स यूज किए जाएंगे। तो ये सारे मेथड हैं जो जिनसे पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। 9 मेथड हैं और इन सबको टाइम टू टाइम और किस तरीके से यूज किया जाएगा इसकी स्ट्रेटेजी बना के इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। तो हम इन सबको डिटेल में अब आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कल्चरल कंट्रोल मेथड्स इन पेस्ट मैनेजमेंट। तो कल्चरल कंट्रोल क्या होता है? कल्चरल कंट्रोल refer to regular farm operations and agronomic practices carried out in such a way that they destroy insect, pest or prevent them from causing damage. तो कल्चरल मेथड वही है जो आपकी पुरानी प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो चलती थी, जिसकी वजह से जिसके थ्रू हमें इंसेक्ट्स को या पेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बस उसको इतना ही प्रिवेंट करना है कि वो डैमेज कॉज ना करें।
These practices modify the crop environment, making it unfavorable for the growth, survival and reproduction of insects. तो हमने इन सब को यूज करके जो आपका पेस्ट है, जो इंसेक्ट है, उसका रिप्रोडक्शन को के रेट को अनफेवरेबल कर देना है, मतलब कम कर देना है उसके रेट को, उसका ग्रोथ, उसका सर्वाइवल क्या हो, कम हो जाए, ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना है उसके लिए। तो कल्चरल मेथड में आता है, फर्स्ट है हमारा टिलेज ऑपरेशन। टिलेज में क्या है, प्लोइंग एंड अदर टिलेज प्रैक्टिसेस एक्सपोज सॉइल इनहिबिटिंग इंसेक्ट्स टू द सरफेस। जो सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं, अगर आप टिलेज करेंगे मतलब प्लोइंग करेंगे, हल चलाएंगे, तो क्या होगा कि जो सॉइल के अंदर इनहिबिटिंग इंसेक्ट्स जो है वो सरफेस पे आ जाएंगे, वेयर दे आर डिस्ट्रॉय बाय हीट और पिक्ड अप बाय बर्ड्स, जहां वो हीट से मर जाएंगे या बर्ड के थ्रू पिक कर लिए जाएंगे। These practices also help in removing weeds that act as alternate host, और इसकी वजह से आप जो वीड हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे जो इनके अल्टरनेटिव होस्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बिहार हेयरी कैटरपिलर, फ्रूट फ्लाई, ग्राम पॉड बोरर। ये क्या होते हैं, टिलेज की वजह से सरफेस पे आ जाते हैं और सरफेस पे ही ज्यादा समय तक रह नहीं पाते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकेंड प्रैक्टिस हम कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन की। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सीक्वेंस ब्रेक्स द कंटिन्यूअस फूड सप्लाई ऑफ पेस्ट। तो हम कंटिन्यूअसली एक ही क्रॉप को ना ग्रो करके क्रॉप को रोटेशन में ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो पहला पेस्ट अगर किसी क्रॉप पे लग रहा है तो दूसरे बार उसको वही जो आपका उसका खाना है वो नहीं मिलेगा, मतलब उसकी फूड सप्लाई बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। कल्टीवेशन ऑफ नॉन होस्ट क्रॉप्स रिड्यूस पेस्ट इंसिडेंस। एग्जाम्पल ओकरा फॉलोड बाय कॉटन। ठीक है, ओकरा को कॉटन के बाद लगाया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। इंक्रीज पेस्ट अटैक एंड शुड बी अवॉइडेड। तो क्या होगा कि एक बार आप ओकरा लगाएंगे, एक बार कॉटन लगाएंगे, जिसकी वजह से वो जो पेस्ट है ओकरा के, वो उन्हें नेक्स्ट टाइम फूड सप्लाई मिलेगी ही नहीं। थर्ड है आपका ट्रैप क्रॉपिंग। ट्रैप क्रॉप्स अट्रैक्ट पेस्ट अवे फ्रॉम द मेन क्रॉप एंड आर डिस्ट्रॉयड और हार्वेस्टेड अर्ली। तो क्या करेंगे आप, जैसे इसका एग्जाम्पल है, ओकरा इज एन इफेक्टिव ट्रैप क्रॉप फॉर कॉटन टू अट्रैक्ट जैसेड्स एंड स्पॉटेड बॉलवर्म। तो कॉटन के साथ आप एक लाइन में कॉटन को ग्रो करिए और एक लाइन में ओकरा को। तो जो कॉटन के पेस्ट हैं जैसे जैसेड्स और स्पॉटेड बॉलवर्म, वो आपके ओकरा में चले जाएंगे और वो कॉटन के पास नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप क्रॉप की ट्रैप करके, मतलब अलग अलग क्रॉप लगा के इंसेक्ट्स को या पेस्ट को ट्रैप भी कर सकते हैं। फिर है फील्ड सैनिटेशन। Removal and destruction of crop residue, weeds and volunteer plants reduce pest. Carry over the next season. तो हम क्या कर सकते हैं, जितना भी क्रॉप रेजिड्यूज है, जो वीड्स है, जो वॉलंटियर प्लांट्स वहां पड़े हैं, जो पेस्ट को मतलब पेस्ट को रहने में वहां पर मदद करते हैं, उन सबको रिमूव कर सकते हैं, मतलब फील्ड को पूरा सैनिटाइज कर सकते हैं, सैनिटेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम शुगर केन बोरर और ज्वार स्टेम बोरर को इस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं कि वहां पर सारा वीड्स जो है उसे खत्म कर दिया जाए। फिर है टाइम ऑफ सोइंग और एंड प्लांटिंग। इसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टिंग सोइंग टाइम हेल्प्स क्रॉप एस्केप पीक पेस्ट एक्टिविटी। तो जब हम क्या करेंगे कि जो टाइम है, जब जो पेस्ट की पीक एक्टिविटी जिस समय होती है, उस समय अपनी फसल को ना बोके उससे पहले या बाद में उसे प्लांटेशन उसका कर सकते हैं। अर्ली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रॉप कैन अवॉइड पेस्ट इन्फेस्टेशन। अर्ली सोइंग ऑफ खरीफ ज्वार हेल्प्स एस्केप ज्वार शूट फ्लाई अटैक। तो अगर हम जैसे हम एग्जांपल ले लें, खरीफ ज्वार जो है, ज्वार को अगर हम थोड़ा टाइम से पहले बोलें तो जो शूट फ्लाई होती है वो उस पर अटैक नहीं कर पाएगी। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी। अब क्या करनी चाहिए, आपको रेजिस्टेंट वेराइटी यूज करनी चाहिए। जैसे एप्पल में विंटर वेजेंटी जो वूली एफिड के लिए रेजिस्टेंट है। ग्रेप में है अमेरिकन वेराइटीज जो पाइलोजेरा के लिए रेजिस्टेंट है। उसी तरीके से वीट की है, ज्वार की, जैसे एल्टास या सार्को है वो चिंच बग के लिए, अल्फा ये पी एफिड के लिए। तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज भी हैं, जैसे पर्निंग करना, क्लिपिंग ऑफ राइस लीफ टिप, अर्थनिंग अप, फ्लडिंग, जैसे फ्लडिंग राइस नर्सरीज टू कंट्रोल आर्मी वर्म्स। प्लांट की जो नर्सरीज होती है उसमें पूरा पानी भर दें, तो जितने भी आर्मी वर्म्स हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद आप उसको पानी को बाहर कर दीजिए। तो इस तरीके से फ्लडिंग के थ्रू भी हम हेल्प कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं पेस्ट के नंबर्स को। क्लिपिंग राइस स्ट्रिप ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग टू रिमूव स्टेम बोरर एग मासेस। तो जब हम राइस को दूसरी जगह बोते हैं तो उनकी जो ऊपर की क्लिप है,
ऊपर की पत्तियां उन्हें क्लिप करके उन्हें तोड़ दो, जिससे जो स्टेम बोरर की जो एग्स है वो वहीं पर डिपॉजिटेड रहते हैं। तो इस तरीके से दूसरी कल्चरल प्रैक्टिसेस से भी पेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसे कम किया जा सकता है। अब मेरिट क्या है इसके? डज नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें बढ़ती नहीं है, इन्वायरमेंटली सेफ है, कंपेटेबल विद अदर पेस्ट कंट्रोल मेथड, लीस्ट चांस ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट डेवलपमेंट। अब डीमेरिट भी हैं इसके कुछ। रिक्वायर साउंड नॉलेज ऑफ पेस्ट इकोलॉजी एंड बायोलॉजी, इसमें आपको पेस्ट की इकोलॉजी और बायोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मेजर्स मस्ट बी टेकन वेल इन एडवांस, आपको जितने भी जो कंट्रोल मेजर आप यूज कर रहे हैं वो एडवांस में यूज करने पड़ेंगे। ऑफन नीड टू बी सप्लीमेंटेड विद अदर कंट्रोल मेथड, तो इसे दूसरे कंट्रोल मेथड के साथ जनरली यूज किया जाता है। सेकंड है मैकेनिकल कंट्रोल मेथड। मैकेनिकल कंट्रोल जो होता है उसमें हम डायरेक्टली मैनुअल ऑपरेशन के थ्रू, मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू, मैनुअल ऑपरेशन के थ्रू हम जो इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं, उनको रिमूव करते हैं, कोई बिना केमिकल यूज के, विदाउट यूजिंग केमिकल्स। तो सबसे पहले मेथड है हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करेंगे कि जो लार्ज साइज के इंसेक्ट्स हैं, हाई नंबर है उनका, इजिली एसेसिबल हैं, उनको हम मैनुअली कलेक्ट करते हैं और उनको दूर कर देते हैं फील्ड से। हैंड नेट यूज करके, आयरन हुक्स यूज करके, बीटिंग विद ब्रूम, शेकिंग ऑफ प्लांट को शेक करके, सीविंग द विनोइंग, रोप ड्रैगिंग की जाती है। जो राइस फील्ड है उसमें एक रोप को पूरा सा लगा के जितने भी केस वॉर्म है वो डिसलोग हो जाते हैं, मतलब उस रोप में चढ़ के बाहर आ जाते हैं। दूसरा मैकेनिकल एक्सक्लूजन एंड प्रिवेंटिंग बैरियर, दिस मेथड फिजिकली प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम रीचिंग क्रॉप्स और स्टोर्ड प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम करेंगे प्लांट कॉलर्स करेंगे, पेपर ऑन टिन कॉलर्स अराउंड पोटैटो एंड टोबैको प्लांट्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कटवर्म। तो जैसे ये आपका प्लांट है, इसके चारों तरफ से इस तरीके से प्लांट कॉलर लगा देंगे, जिससे जो कटवर्म है वो इसमें चढ़ ना सके। तो इस तरीके से ऊंचा ऊंचा सा ये प्लांट कॉलर लगाएंगे। टिन बैंड्स लगा लेंगे, उसको रैट्स डैमेज ना कर सके प्लांट्स को, तो टिन बैंड्स लगाए जाएंगे। स्टिकी बैंड्स बनाए जाते हैं। स्टिकी बैंड्स क्या हैं कि आपने देखा होगा, ट्रीज हैं, ट्रीज के चारों तरफ इस तरीके से ये येलो कलर का एक स्टिकी बैंड लगा दिया जाता है, जैसे मैंगो ट्री के अराउंड लगा देते हैं, जिससे जो मिले बग्स हैं वो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, जितने भी चढ़ेंगे वो यहीं पर इस एरिया पे चिपक जाएंगे ट्री के, तो ट्री में ऊपर नहीं जा पाते हैं। ट्रेंचेस बनाई जाती हैं, 16 to 60 सेंटीमीटर की ट्रेंचेस बना देते हैं, चारों तरफ से उस फील्ड को डग करेंगे और ट्रेंचेस बना देंगे, जिससे राइस आर्मी वॉर्म्स जो हैं वो उनका माइग्रेशन स्टॉप हो जाएगा। बैगिंग ऑफ फ्रूट्स को बैग से कवर कर लेंगे, जिससे फ्रूट सकिंग मॉथ उनपे अटैक ना कर सके। आंट पेन बनाएंगे। स्क्रीनिंग ऑफ हाउस। फिर थर्ड है इसमें मैकेनिकल ट्रैप एंड डिवाइसेस। अब मैकेनिकल ट्रैप्स आर यूज्ड टू अट्रैक्ट ट्रैप और किल इंसेक्ट पेस्ट एंड हेल्प इन मॉनिटरिंग एज वेल एज कंट्रोल। तो एडेसिव ट्रैप और हॉपर डोजर्स यूज किए जाएंगे। तो एडेसिव ट्रैप में क्या है कि क्लॉथ और पेपर कोटेड विद गम और एडेसिव समटाइम मिक्स विद इंसेक्टिसाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। तो इसी तरीके से एडेसिव ट्रैप बनाया जाएगा या होजर ड्रॉपर चलाए जाएंगे। ये क्या होते हैं, हॉपर को कैच करने के लिए। एफिडोजर्स, फ्लाई ट्रैप्स, मॉथ ट्रैप्स, इन सबको होपर डोजर के थ्रू इन्हें बाहर किया जाता है। जितने भी फ्लाइंग या जंपिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए ये सब यूज किया जाता है। दूसरे ट्रैप्स भी होते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं जो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशली मॉथ के लिए यूज किए जाते हैं। स्टिकी ट्रैप्स होते हैं जो थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाइज के लिए यूज किए जाते हैं। सक्शन ट्रैप हैं जो इफेक्टिव अगेंस्ट व्हाइट फ्लाइज। मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप्स हैं जो फ्रूट फ्लाइज के लिए यूज की जाती हैं। वाटर पैन ट्रैप्स हैं जो ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए यूज किए जाते हैं। पिटफॉल ट्रैप हैं जो आंट्स, एंटीलोगन ट्रैप्स और दूसरे सॉइल इंसेक्ट्स हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं। तो मैकेनिकल मेथड भी बहुत सारे हैं जिसके थ्रू आप इंसेक्ट्स को फील्ड से बाहर कर सकते हैं। मैकेनिकल डिवाइसेस भी हैं कुछ, जैसे लाइट ट्रैप्स होते हैं जो मॉथ और बीटल को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनको यूज किया जा सकता है। एयर सक्शन ट्रैप्स हैं, गोडाउन्स में यूज किए जाते हैं स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट को रिमूव करने के लिए। इलेक्ट्रिक ट्रैप हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू इंसेक्ट्स को किल किया जाता है। फ्लेम थ्रोअर्स हैं जो जनरली लोकस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लोकस्ट और हॉपर्स को जो अडल्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए फ्लेम थ्रोअर्स यूज किए जाते हैं। अब इसकी मेरिट क्या है, डायरेक्टली रिड्यूस इंसेक्ट पॉपुलेशन। तो इंसेक्ट पॉपुलेशन रिड्यूस करता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड सेफ है,
does not require sophisticated equipment, economical and easy to use, effective in areas with high pest infestation. डीमेरिट्स क्या है इसकी? टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर इंटेंसिव है, बहुत सारा टाइम चाहिए, लेबर चाहिए, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल और कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, लेस इफेक्टिव अगेंस्ट स्मॉल और हिडन पेस्ट, जो स्मॉल छोटे और हिडन पेस्ट है उनके लिए ये इफेक्टिव नहीं है। तो जितने भी कंट्रोल्स हैं उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं। थर्ड हमारा कंट्रोल है फिजिकल कंट्रोल मेथड। फिजिकल कंट्रोल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फिजिकल फोर्सेस और एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, रेडिएशन एंड साउंड टू सप्रेस और इरेडिकेट इंसेक्ट पेस्ट। तो फिजिकल कंट्रोल में हम जो फिजिकल फोर्सेस हैं उन्हें यूज करते हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, रेडिएशन, इन सबको यूज करके पेस्ट को इरेडिकेट किया जाता है या उसे सप्रेस किया जाता है। दिस मेथड मॉडिफाई द एनवायरमेंट टू मेक इट अनसुटेबल फॉर पेस्ट सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो आपको एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ता है जिसकी वजह से पेस्ट का सर्वाइवल ना हो, ग्रोथ ना हो, रिप्रोडक्शन ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ टेम्परेचर की। तो हम एक बार हाई टेम्परेचर में और एक बार लो टेम्परेचर में दो तरीके से इसका कंट्रोल मेथड करते हैं। हाई टेम्परेचर में हीटिंग एम्प्टी गो डाउन अबव 50 to 60 सेंटीग्रेड किल्स हाइबरनेटिंग स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। तो जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है उनको 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप गो डाउन को हीट करेंगे तो वो सारे पेस्ट खत्म हो जाएंगे। सन ड्राइंग जो सबसे अच्छा मेथड है, जिसमें एग और लार्वी जो स्टोर्ड पेस्ट है वो उनके एग और लार्वी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक अगर हॉट वाटर ट्रीटमेंट देंगे तो जो वाइट टिप निमेटोड्स हैं राइस के वो खत्म हो जाएंगे। फ्लेम थ्रोअर्स जो लोकस को कंट्रोल करने में काम आती है। लो टेम्परेचर में क्या है, मोस्ट इंसेक्ट्स बिकम इनएक्टिव बिलो 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ज्यादातर इंसेक्ट्स हैं वो 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत कम एक्टिव होते हैं, उनका जो रिप्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज इसलिए यूज किया जाता है 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड 12 to 20 डेज के लिए अगर यूज करेंगे तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। रेफ्रिजरेशन करने से फूड मटेरियल का ड्राई फ्रूट्स को 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो इंसेक्ट का मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा। पोटैटो को हम लो टेम्परेचर पर पेस्ट के डैमेज करने पर, मतलब पेस्ट डैमेज ना करे इसलिए उसे लो टेम्परेचर पर ही स्टोर किया जाता है, तो कोल्ड स्टोरेज हाउस कहा जाता है इन्हें। फिर है मॉइस्चर को मैनिपुलेट करके, ह्यूमिडिटी को अगर हम मैनिपुलेट करेंगे तो किस तरीके से काम होगा। ड्राइंग ग्रेन्स बिलो 8 to 10% मॉइस्चर प्रिवेंट्स इन्फेस्टेशन बाय मोस्ट स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। ड्रेनेज ऑफ स्टेगनेंट वाटर स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग। तो क्या क्या करना है हमने कि 8 से 10 डिग्री 10% जो मॉइस्चर होगा उसमें ग्रेन्स को ड्राई करना है। स्टेगनेंट वाटर जो है उसको रोकना है जिससे मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो। फ्लडिंग फील्ड्स हेल्प इन कंट्रोलिंग कटवर्म, टर्माइट्स एंड वाइट ग्रब्स। जो आपका फील्ड है उसको फ्लडिंग करवानी है, मतलब उसमें पानी भर देना है और उसको बाद उससे पानी को निकाल देना है। इसकी वजह से कटवर्म, टर्माइट और वाइट ग्रब्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ राइस फील्ड रिड्यूस ब्राउन प्लांट हॉपर BPH इन्फेस्टेशन। तो बार बार आप राइस फील्ड को पहले ड्राई करेंगे, फिर वेट करें, फिर ड्राई करें, वेट करें, ऐसे अल्टरनेट करने से जो ब्राउन प्लांट हॉपर हैं वो खत्म हो जाते हैं। लाइट का यूज भी करते हैं। लाइट इज यूज टू अट्रैक्ट फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट इनटू ट्रैप। तो फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए लाइट का यूज किया जाता है। लाइट ट्रैप्स विद केरोसिनाइज्ड वाटर आर कॉमनली यूज्ड अगेंस्ट मॉथ्स एंड फ्लाइंग इंसेक्ट्स। तो जो लाइट ट्रैप्स हैं उसमें केरोसिनाइज्ड वाटर रखा जाता है, मतलब वाटर और केरोसिन को मिला के रखा जाता है। यूवी लाइट इज इफेक्टिव इन अट्रैक्टिंग नॉक्टर्नल मॉथ। जो यूवी लाइट है वो नॉक्टर्नल मॉथ को अट्रैक्ट करने में काम आती हैं। इंफ्रारेड ट्रीटमेंट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स किल ऑल स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। इंफ्रारेड सारी जो इंसेक्ट पेस्ट की जितनी स्टेजेस हैं उन सबको कंट्रोल कर सकती है। कंटिन्यूस लाइटनिंग इन गोडाउन रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ इंडियन मील मॉथ। अगर गोडाउन में कंटिन्यूएशन में हम लाइट जलाए रखें तो जो इंडियन मील मॉथ है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। नेक्स्ट मेथड है रेडियो एक्टिविटी। हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स जनरेट हीट। ठीक है, जो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं वो हीट जनरेट करती हैं इनसाइड ग्रेन्स एंड किल वीवल्स।
तो वीवल्स, जो ग्रेन्स के अंदर जो वीवल्स होती है उन्हें किल करती है। गामा रेडिएशन इज यूज टू स्टेरिलाइज मेल इंसेक्ट। तो गामा रेडिएशन से हम मेल इंसेक्ट्स को स्टेरिलाइज कर सकते हैं जिससे उनकी पॉपुलेशन कम हो जाए। फिर है मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, स्टीम स्टेरिलाइजेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का स्टीम स्टेरिलाइजेशन करके हम सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट्स जो हैं, निमेटोड्स हैं, पैथोजन हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साउंड, एक्सपोजर टू अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स का एक्सपोजर से कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन में किया जाता है। जो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं फाउंड लीथल टू मेनी इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स इसकी वजह से मर जाते हैं। जो मेल मॉस्किटोज हैं आर अट्रैक्ट बाय स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी। मेल मॉस्किटो एक स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी में अट्रैक्ट होता है एंड स्टेरिलाइज यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्लैश डिवाइसेस। ये कनाडा में रिपोर्ट किया गया है। मेरिट्स क्या है इसके, प्रोवाइड इमीडिएट रिजल्ट्स, ठीक है, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेंगे, इन्वायरमेंटल सेफ है और केमिकल फ्री है, इजीली एक्सेप्टेबल एंड बिलीवेबल टू फार्मर। डीमेरिट क्या है इसकी, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है, इफेक्टिव ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन और हैवी इन्फेस्टेशन। जहां पर हैवी इन्फेस्टेशन होगा वहां पर ही ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। रिक्वायर्स स्पेशल इक्विपमेंट फॉर हीटिंग, कूलिंग और रेडिएशन, और इसके लिए स्पेसिफिक इक्विपमेंट की जरूरत होती है। फोर्थ वन है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल इज द सप्रेशन ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन बाय इंट्रोडक्शन, कंजर्वेशन और एग्यूमेंटेशन ऑफ देयर नेचुरल एनिमीज। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, जो आपका पेस्ट है उसका नेचुरल एनिमी यूज किया जाएगा, चाहे वो प्रीडेटर्स हो, पैरासिटॉइड हो या पैथोजन है, उसको ढूंढकर उसको यूज करके बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू पॉल डीबाच, इट इज द स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज टू रेगुलेट पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नेचुरल एनिमी है, आप पेस्ट पे कोई फिजिकल, कोई मैकेनिकल कोई कंट्रोल नहीं करना है, आपको उसका नेचुरल एनिमी फाइंड आउट करना है और उसके बाद वही उस पेस्ट को की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। नेचुरल एनिमीज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे प्रीडेटर्स, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम सेवरल प्रे इंडिविजुअल ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो प्रीडेटर्स क्या हैं, जो प्रे है उसको खाते हैं, वो प्रीडेटर्स हैं, जैसे लेटी, बग बीटल, ग्रीन लेस वाइस, ड्रैगन फ्लाई, मेंटेड्स, स्पायरेट फ्लाइज, ये सब क्या है, प्रीडेटर्स की तरह यूज होते हैं। पैरासिटॉइड क्या है, इंसेक्ट हुज इमेच्योर स्टेजेस डेवलप और इनसाइड अ सिंगल होस्ट एंड किल व्हाइल अडल्ट आर फ्री लिविंग। इसमें क्या है कि पैरासिटॉइड क्या है, जो पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट है, मतलब पैरासाइट अपने एग्स जो है वो किसी और के ऊपर दे देते हैं और उनके जो एग्स हैं वो उनको जो पेस्ट हैं उनको डैमेज करके, मतलब उन्हें पूरा खत्म करके बाहर निकलते हैं। एग्जाम्पल है इसका ट्राइकोगामा स्पीसीज, एपेंथिलस, ब्रेकॉन, एपेरिकेनिया। पैरासाइट्स जो हैं ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इनसाइड अ होस्ट टू ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर। तो पैरासाइट क्या होते हैं, जो उसे खत्म नहीं करते हैं बल्कि उसके अंदर ही पेस्ट, एज अ पेस्ट उसके अंदर रहेंगे, पेस्ट के अंदर ही वो पैरासाइट हो जाते हैं। वीकनिंग और किलिंग द होस्ट, धीरे धीरे उसे वीक कर देते हैं और बाद में वो मर भी जाता है। जैसे टिक्स हैं, लाइस, बेडबग्स, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, ये क्या करते हैं, पैरासाइट का काम करते हैं। आपका जो पेस्ट है जो क्रॉप में लग रहा है उसका आपको या तो प्रेडेटर ढूंढना है, पैरासिटॉइड ढूंढने हैं और पैरासाइट, ये तीनों चीजें आपको उनकी ढूंढनी है। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, एच.एस. स्मिथ ने सबसे पहले बायो कंट्रोल वर्ड यूज किया था, इन्हें फादर ऑफ बायो कंट्रोल भी कहते हैं। जो बिडालिया बीटल है उसे सबसे पहले 1888 में कैलिफोर्निया में इंट्रोड्यूस किया गया टू कंट्रोल कॉटनी कुशन स्केल, जो है जो पेस्ट हैं उनको खत्म करने के लिए विडालिया बीटल को सबसे पहले यूज किया गया और ये सक्सेस भी रहा। इस क्रिप्टोलेमस सबसे पहले इंडिया में यूज किया गया अगेंस्ट कॉफी ग्रीन स्केल के अगेंस्ट। एफिलिनस माली जो है वो 1920 में यूज किया गया कंट्रोल वुली एफिड ऑफ एप्पल। मेजर कंपोनेंट क्या है, हमें क्या क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमी, जो नेचुरल एनिमी है उसको कंजर्व करना है। कंजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ नेचुरल अकरिंग प्रेडेटर्स, पैरासिटॉइड एंड पैथोजेंस शुड बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी इन पेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले नेचुरल एनिमी क्या है, प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज ग्रेटली रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल कंट्रोल मेजर। अगर हम उसका नेचुरल एनिमीज की प्रॉपर तरीके से कंजर्वेशन करें तो हमें केमिकल कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड है रिलीज और पैरासाइट या पैरासिटॉइड। फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक पेस्ट सुटेबल पैरासाइड और पैरासिटॉइड्स आर मास रियर्ड एंड रिलीज। तो जो पैरासिटॉइड हैं, ये जो पेस्ट के पैरासाइट्स हैं या पैरासिटॉइड हैं, इनका
इनकी रेयरिंग करनी चाहिए और फिर इनको रिलीज भी करना चाहिए। दिस मेथड इज इकोनॉमिकली एंड हाईली इफेक्टिव। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली अगेंस्ट पेस्ट हैविंग 1 or 2 डिस्क्रीट जनरेशन पर ईयर। तो जो 1 or 2 जनरेशन एक साल में जिनकी आती है उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब जो पैरासाइट्स हैं या पैरासिटॉइड हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, फर्स्ट बात करेंगे हम पैरासिटॉइड के। इंसेक्ट्स दैट आर पैरासिटिक ड्यूरिंग देयर इमेच्योर स्टेज एंड किल द होस्ट। तो हम पैरासिटॉइड कैसे कहते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स जो अपने इमेच्योर स्टेज में, मतलब एग या लार्वा जो होगा उनका, वो उस समय पैरासाइट होंगे और उनको जो जिसमें वो पैरासाइट हैं उसको मार के किल करके होस्ट को वो बाहर निकलेंगे। एग्जाम्पल है इसका एग पैरासिटॉइड्स ट्राइकोग्रामा किलोनेस, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम। ये जो होते हैं यूज्ड अगेंस्ट शुगर केन एंड राइस स्टेम बोरर। इनको इनके एग्स जो है वो पैरासिटॉइड की तरह काम करते हैं और इन्हें शुगर केन या राइस स्टेम बोरर के अगेंस्ट यूज किया जाता है। अब होते हैं प्राइमरी पैरासाइट, पैरासाइट दैट अटैक फाइटोफेगस प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स। तो ऐसे पैरासाइट जो फाइटोफेगस जो इंसेक्ट है, मतलब प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स है, उन पर अटैक करें उन्हें प्राइमरी पैरासाइट कहते हैं। हाइपर पैरासाइट हैं पैरासाइट्स दैट अटैक प्राइमरी पैरासाइट सेकेंडरी पैरासाइट, मतलब जो पैरासाइट के ऊपर अटैक करेंगे प्राइमरी पैरासाइट के ऊपर उन्हें कहते हैं हाइपर पैरासाइट, मतलब पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट होना सेकेंडरी पैरासाइट। ऑटो पैरासाइट्स क्या है, इन सम इंसेक्ट स्पीसीज मेल्स पैरासाइट्स फीमेल ऑन द सेम स्पीसीज। तो एक ही स्पीसीज में जो मेल है वो फीमेल के ऊपर पैरासाइट होती है, इसे कहते हैं ऑटो पैरासाइट। अब माइक्रोबियल पैथोजेंस भी यूज किए जाते हैं। तो माइक्रोबियल पैथोजेंस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज इन इंसेक्ट्स पेस्ट। तो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और प्रोटोजोन्स ये भी क्या करते हैं, इंसेक्ट्स पेस्ट में डिजीज कॉज करते हैं। तो डी हार्ले जो है उन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया यूज किया था कोकोबैसिलस, उसका नाम है एंटीरोबैक्टर, फॉर द कंट्रोल ऑफ लोकस्ट एंड रिगार्डेड एज द फादर ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल। तो सबसे पहले उन्होंने एंट्रोबैक्टर यूज किया था लोकस्ट के अगेंस्ट, तो उन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल भी कहते हैं। जैसे बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस है, ये लेपिडोप्टेरियन लार्वा के ऊपर क्या होता है, ये टारगेटेड पेस्ट इसका लेपिडोप्टेरियन लार्वी है, पिंक बॉलवर्म, शुगर केन स्टेम बोरर, इन क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। फिर दूसरा है एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ये स्पोडोप्टेरा, लिट्यूरा या हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा इसको इफेक्ट डालता है, मतलब उसमें ये एज अ पेस्ट यूज होता है, उसको किल करता है। फिर हम यूज करेंगे प्रेडेटर्स, प्रेडेटर यूज करके भी, मतलब प्रेडेटर्स भी क्या है, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है। अ प्रेडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हंट्स एंड किल्स अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। प्रेडेटर पता ही है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है। प्रेडेटर कंज्यूम मेनी प्रे इंडिविजुअल ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे इंसेक्ट्स को खाता है। तो जो सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम में जो यूज किया गया था वो था वेडालिया बीटल। तो ये ऑस्ट्रेलिया से कैलिफोर्निया में यूज किया गया था फॉर कॉटनी कुशन स्केल जो है उनके लिए ये यूज किया गया था सिट्रस प्लांट में। तो सिट्रस प्लांट में ये कॉटनी कुशन स्केल जो है वो लग जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले विडालिया बीटल यूज किया गया था। तो कुछ प्रेडेटर्स हैं जैसे है क्रिप्टोलेमियस, ये यूज होता है सिट्रस एंड ग्रेपवाइन मिलेबग में। क्रिप्टोहाइनस ये यूज होता है ब्राउन प्लांट हॉपर में। फिर नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है इसकी, ड्यू टू इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेनी कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल स्टेशन। बहुत सारी कंट्रीज ने बायोलॉजिकल कंट्रोल स्टेशन बनाए। तो इंडिया में है कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल CIBS, उसकी एक यूनिट है कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो CAB, इसका हेडक्वार्टर है वेस्ट इंडीज में ट्रिनाड में। फिर है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट मेथड, ये फिफ्थ नंबर है। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस इज अ मेथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट इन विच क्रॉप वेराइटीज आर डेवलप्ड और सेलेक्टेड दैट possess द एबिलिटी टू रेजिस्ट, टॉलरेट और एस्केप इंसेक्ट पेस्ट अटैक। तो यहाँ पर इस क्रॉप की ऐसी वेराइटीज डेवलप की जा रही हैं जिसमें एबिलिटी होगी कि रेजिस्ट कर सके वो पेस्ट के खिलाफ, टॉलरेट कर सके और पेस्ट के अटैक को एस्केप कर सके। तो इस तरीके की जो क्रॉप वेराइटीज हैं वो डेवलप की जा रही हैं, thereby reducing pest damage without affecting crop yield significantly। तो जिसकी वजह से जो क्रॉप यील्ड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेस्ट डैमेज की वजह से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पेंटर 1951 डिफाइन होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट। तो सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया था द रिलेटिव अमाउंट ऑफ हेरिटेबल
qualities possessed by the plant which influence the ultimate degree of damage done by the insects. अब इसके क्या क्या तरीके हैं? पहला है एंटीजीनोसिस। तो एंटीजीनोसिस में क्या है? इन दिस मैकेनिज्म द प्लांट डिस्करेज इंसेक्ट्स फ्रॉम फीडिंग, ओविपोजिशन और सेल्टर ड्यू टू द अनफेवरेबल मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल ट्रेट्स। तो प्लांट के अंदर कुछ इस तरीके के मॉर्फोलॉजिकल चेंज कर दिए जाते हैं या केमिकल ट्रेट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स है उसे फीड नहीं कर पाता है, ओविपोजिशन नहीं कर पाता है, वहां पर शेल्टर नहीं ले पाते हैं। जैसे हेयरी लीव्स, थिक क्यूटिकल, वैक्सी कोटिंग, ठीक है, इस तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया जाए। रेपेलेंट प्लांट केमिकल, उसमें कुछ ऐसा केमिकल वो रिलीज करे जो आपका पेस्ट है उसको रिपेल करे। कॉटन वेराइटीज रेजिस्टेंट टू जैसिड ड्यू टू लीफ हेयरिनेस। कॉटन वेराइटी है उसमें जैसिड को रिमूव करने के लिए, मतलब जैसिड के रेजिस्टेंस के लिए कि जैसिड उन्हें अटैक ना कर पाए, उसके जो लीफ है उसमें पूरी हेयरी लाइंस कर दी गई है। फिर एंटीबायोसिस यूज करते हैं। इन एंटीबायोसिस द प्लांट adversely affect the biology of the insects such as survival, growth, reproduction और longevity after feeding on the host। तो इसमें क्या होगा कि जो इंसेक्ट्स है उसके एडवर्सली इफेक्ट होंगे उसकी बायोलॉजी के, जैसे पुअर लार्वल डेवलपमेंट होगा। अगर वो उसमें अपनी लार्वा ग्रो करेगा, लार्वा एग उसमें डालेगा प्लांट में, तो उसका जो लार्वा होगा पुअरली डेवलप होगा। रिड्यूस फर्टिलिटी और इंक्रीज मोर्टेलिटी, तो यहाँ पर मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो बीटी कॉटन है कॉजिंग मोर्टेलिटी ऑफ बॉलवर्म लार्वी, तो बॉलवर्म लार्वी अगर बीटी कॉटन में अपने एग देता है तो उसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। टॉलरेंस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू withstand or recover from insect damage without significant yield loss and even though the insects population is not reduced। तो यहाँ पर क्या है कि प्लांट में टॉलरेंस डेवलप किया गया कि इंसेक्ट डैमेज के अगेंस्ट उसमें उनमें टॉलरेंस आ जाए। जैसे कंपनसेटरी ग्रोथ हो, उसमें हाई टिलरिंग हो, एबिलिटी इन सिरल्स। टाइप्स क्या है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट के? मॉर्फोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो सकता है, बायोकेमिकल रेजिस्टेंस हो सकता है, फिजियोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो जो मॉर्फोलॉजिकल रेजिस्टेंस है उसमें स्ट्रक्चरल फीचर्स लाइक थिक स्टेम्स, लीफ हेयर्स, स्पाइंस, टफ टिश्यू, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उसमें स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। बायोकेमिकल रेजिस्टेंस में प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल, जो प्लांट की वैरायटी तैयार की जा रही है वो टॉक्सिक केमिकल उनमें प्रेजेंट हो, एंजाइम्स प्रेजेंट हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट हो जिसकी वजह से पेस्ट उसमें आकर एक्स रिलीज ना कर सके, उसे खा ना सके। फिजियोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो, एबिलिटी टू प्लांट टू कंपनसेट फॉर पेस्ट इंजरी, तो पेस्ट की वजह से जो उसे इंजरी हुई है उसे फिर से वो कंपनसेट कर ले। अब कुछ एडवांटेज हैं पोस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के लिए। ये इन्वायरमेंटली सेफ है, नॉन पॉल्यूटिंग है, इकोनॉमिकल एंड फार्म फ्रेंडली है, कंपैटिबल है विद अदर आईपीएम मेथड, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल इंसेक्टिसाइड, नो रिस्क ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू। जो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट होता है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट लाइन इन डिफेंस है। इट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद बायोलॉजिकल, कल्चरल, मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड टू प्रोवाइड सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म पेस्ट कंट्रोल। तो अगर हम होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट के साथ बाकी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करें तो ये काफी इफेक्टिव होता है। 6th मेथड है बिहेवियरल मेथड। इन दिस मेथड manipulates the behavior of insect pest using chemical signal to reduce their population or damage। तो यहाँ पर केमिकल सिग्नल्स के थ्रू हम जो पेस्ट है उनके बिहेवियर को चेंज करके उनकी पॉपुलेशन को कम करते हैं। तो सबसे पहले यूज करते हैं फिरोमोन्स। फिरोमोन्स क्या है? फिरोमोन्स आर केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज आउटसाइड द बॉडी। तो ये केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी से बाहर रिलीज होता है, विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर और फिजियोलॉजी ऑफ अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। तो उसी स्पीसीज की सेम स्पीसीज की जो दूसरा इंडिविजुअल है उसको अट्रैक्ट करने में, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी बिहेवियर को चेंज करने में काम आता है। तो जो फिरोमोन्स हैं वो होते हैं सेक्स फिरोमोन्स होते हैं, ट्रेल फिरोमोन्स होते हैं, एग्रीगेशन फिरोमोन्स है, अलार्म फिरोमोन्स है। तो इनको अलग अलग तरीके से यूज करके पेस्ट की पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। जैसे सेक्स फिरोमोन्स है अट्रैक्टिंग इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स फॉर मीटिंग। ट्रेल फिरोमोन्स क्या करती है? हेल्प अदर मेंबर्स फॉलो अ स्पेसिफिक पाथ। एग्रीगेशन फिरोमोन्स इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर सारे इंसेक्ट्स को गैदर किया जा सकता है। अलार्म फिरोमोन से हम वार्न कर सकते हैं, डिफेंसिव बिहेवियर उनका शो हो जाता है इसकी वजह से, और वो वहां से अलार्म फिरोमोन से की वजह से वो क्या होता है उस एरिया को छोड़ देते हैं।
फेरोमोन्स आर वाइडली यूज्ड इन आईपीएम, ये सब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फॉर मॉनिटरिंग मास ट्रैपिंग एंड मीटिंग डिस्टर्बेंस। फिर होते हैं एलिलोकेमिकल्स। एलिलोकेमिकल्स आर नॉन न्यूट्रिशनल केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय वन स्पीसीज दैट अफेक्ट द ग्रोथ बिहेवियर और पॉपुलेशन बायोलॉजी ऑफ अनदर स्पीसीज। इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज कुछ इस टाइप का केमिकल रिलीज करती है जो नॉन न्यूट्रिशनल होता है और जिसकी वजह से जो दूसरी स्पीसीज है उसके ग्रोथ में, बिहेवियर में और उसके पॉपुलेशन में चेंज हो जाता है। सेवेंथ कंट्रोल है जेनेटिक या बायोटेक्नोलॉजी मेथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी मेथड का यूज करके या जेनेटिक मेथड का यूज करके, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक टेक्निक से कुछ इस तरीके से टेक्निक्स को मैनेज किया जाए जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन और एबिलिटी जो है डैमेज, क्रॉप डैमेज करने की, वो कम हो जाए। इसमें जो मेजर स्ट्रेटजीज हैं, सबसे पहले है वाइड हाइब्रिडाइजेशन। तो वाइड हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है कि जो रेजिस्टेंट जीन है उसको ट्रांसफर किया जाता है एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में। जो वाइट बैग प्लांट हॉपर है वो क्या होता है कि ओरियाजा ऑफिसिनिलिस में रेजिस्टेंट है, मतलब उसको उसके पास नहीं जाता है, उसको खाता नहीं है, तो उसका जो जीन है वो ओरियाजा सटाइवा में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। दूसरा मेथड है सोमा क्लोनल वेरिएबिलिटी। सोमा क्लोनल वेरिएबिलिटी रिफर टू जेनेटिक वेरिएशन ऑब्जर्व इन प्लांट्स रीजनरेटेड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर से हम प्लांट को रीजनरेट करते हैं। These variations can result in plant resistant plant line। तो इसमें हमें जो प्लांट मिलता है, जो हम प्लांट बनाते हैं इसके थ्रू, वो पेस्ट रेजिस्टेंट होता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है? आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट दैट कंटेन वन और मोर फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। तो बाहर से कोई दूसरा जीन उनमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जिसकी वजह से क्या होगा कि वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाएंगे। जैसे इसके कॉमन जीन है बीटी टॉक्सिन, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, एमाइलेज इनहिबिटर, लैक्टिन्स, एंजाइम कोडिंग जीन्स इंट्रोड्यूस यूजिंग वेक्टर्स लाइक टीआई प्लाज्मिड्स। ऑटोसाइडल जेनेटिक कंट्रोल मेथड प्रपोज्ड बाय ईएफ निपलिंग वेयर मेल इंसेक्ट्स आर स्टरलाइज्ड यूजिंग गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन के थ्रू उन्हें केमिकली स्टरलाइज किया जाएगा। तो ये टेक्निक है जिसकी वजह से हम पेस्ट की पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। फिर एट्थ मेथड है रेगुलेटरी या लीगल कंट्रोल मेथड। इसमें क्या है कि रेगुलेटरी और लीगल कंट्रोल इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग द इंट्रोडक्शन, एस्टेब्लिशमेंट एंड स्प्रेड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट थ्रू लॉज, रेगुलेशन एंड क्वारंटाइन मेजर्स। तो इसमें जो लॉज, बहुत सारे लॉ बन गए हैं कि आप एक प्लांट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं ले जा सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो पेस्ट हैं वो भी स्प्रेड होते हैं। तो जो एक्सीडेंटली इंडिया में जो पेस्ट आए हैं उसमें है पिंक बॉलवर्म, कॉटन कुशन स्केल, वुली एफिड ऑफ एप्पल और सैन जोस स्केल। तो ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो एक्सीडेंटली इंडिया में आए हैं पेस्ट, ये इंडिया के पेस्ट नहीं है। तो उसके बाद जब ये पता चला तो कुछ लॉज भी बने हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट जो 1914 में बना, प्रिवेंट्स इंट्रोडक्शन एंड इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, फंजाई एंड अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर भी आप पेस्ट, फंजाई और दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को नहीं ले जा सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एक्ट है जो 1968 में रेगुलेट मैन्युफैक्चर, सेल, यूज एंड क्वालिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड को भी आपने कैसे उसको यूज करना है, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे उसे सेल करना है, इसके लिए भी रूल्स हैं। सबसे लास्ट में आपका केमिकल मेथड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम सबसे लास्ट में केमिकल मेथड को यूज करते हैं। The chemical method involves the use of chemicals that kill or repel insects to protect crop from harmful pests. These chemicals are collectively known as insecticide. तो इन्हें ही हम insecticide कहते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन है नेचुरल इंसेक्टिसाइड और आपके सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड। तो नेचुरल इंसेक्टिसाइड क्या है? जो जनरली प्लांट्स बेस्ड होते हैं या फिर मिनरल सॉइल। तो प्लांट्स बेस्ड में है पायरिथ्रम, एजाडिरेक्थिन जो नीम बेस्ड होता है। मिनरल ऑयल्स में क्या है? यूजली मेनली अगेंस्ट सकिंग पेस्ट, जो सकिंग पेस्ट है उनके अगेंस्ट मिनरल ऑयल्स यूज किए जाते हैं। ये लिस्ट है सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड की। इनऑर्गेनिक इंसेक्ट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक इंसेक्ट्स हैं, ऑर्गेनोक्लोराइड हैं जैसे डीडीटी, बीएचसी जो बैन हो गए हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट हैं, कार्बामेट हैं, पायरिथ्रॉइड्स हैं। तो ये केमिकल्स की लिस्ट है। जो लास्ट, जो आपका लास्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जब आप सारे मेथड यूज कर लेते हैं और तब भी पेस्ट कंट्रोल नहीं हो पाता है तो फिर आपको केमिकल्स का यूज करना पड़ता है।
तो इस लेक्चर में हमने सारा जितना भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सारी देख ली हैं। उसकी प्रोसीजर, उसकी स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, नीड क्या क्यों है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, और उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, मतलब कौन कौन से मेथड के थ्रू आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं।